वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम खुसूसी तौर पर गुफ्तगू करने वाले हैं बड़ी आंत का कैंसर क्या है, इसके अलामात क्या हैं, इलाज क्या है, सबसे पहले प्रिवेंशन के पेश नज़र आपको क्या करना है। इंतहाई अहम टॉपिक है तो जिस पे हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर तौसीफ फातिमा साहिबा हमारे साथ मौजूद है, प्रोफेसर ऑफ सर्जरी जिन्ना हॉस्पिटल है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हमें बता दें कि बड़ी आंत का कैंसर होता क्या है। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। बड़ी आंत का कैंसर बेसिकली, बड़ी आंत क्या होती है? बड़ी आंत हमारा खाना हज़म करने की जो अल्लाह ताला ने डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया हुआ है उसका एक हिस्सा है। बड़ी आंत को आगे हम असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग और रेक्टम में डिवाइड करते हैं। तो कैंसर असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग या रेक्टम कहीं पे भी कैंसर जब डेवलप होता है, कैंसर एक ऐसा सेल्फ ग्रोइंग फोड़ा कह लें वो होता है जो यहाँ पे किसी भी इसके हिस्से में होगा तो हम उसे बड़ी आंत का कैंसर कहते हैं। सही। सो इसके रीज़न क्या होते हैं, ये होता क्यों है? एक्चुअली दो तरह की, अगर हम इसकी रीज़न्स पे बात करें तो हम इनकी रीज़न्स को दो में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो जो मॉडिफाइड एबल रीज़न्स हैं और एक जो नॉन मॉडिफाइड एबल रीज़न्स हैं। जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं वो हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, वो हमारी कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो बड़ी आंत का वजह बनती हैं, मगर हम चेंज कर सकते हैं। कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते, जिसमें एक जेनेटिक्स शामिल है। बहुत सारी ऐसी मारूसी बीमारियां हैं, जीन्स हैं जो हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। कुछ ऐसी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हैं जिस तरह क्रॉन्स डिजीज़ है, अल्सरेटिव है, वो लेटर ऑन कैंसर में चेंज हो सकते हैं। और पॉलिप्स हैं जो बाद में कैंसर में चेंज हो सकते हैं। सो अगर हम देखें तो जेनेटिक्स इज़ बेसिकली दैट लोड्स द गन एंड देन द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर दोज दैट फायर्स एंड दैट रिजल्ट इन। सो ये इसकी रीज़न हो गई। अच्छा जी, स्टमक का कैंसर भी ये सेम ही होता है, क्या डिफरेंट है दोनों? स्टमक हम अलग डिस्कस करते हैं क्योंकि स्टमक जो है वो अपर जीआई का कैंसर है और कोलन जो है या बड़ी आंत है वो लोअर जीआई है। सो दोनों बहुत डिफरेंट है, दोनों की ट्रीटमेंट भी फ़र्क है। ठीक हो गया। क्या पाकिस्तान में इसका जदीद इलाज मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। महंगा है कुछ। इसका इलाज के 2-3 हिस्से हैं जिसमें सर्जरी इज़ द मेन स्टे, कि हम सर्जरी करते हैं और वो हर तरह की जदीद तरीन सर्जरी पाकिस्तान में इस वक्त अवेलेबल है। कैमरे से सर्जरी करना जिसमें की होल्स होते हैं छोटे छोटे और हम बड़ी आंत को बड़े आराम से कैमरे से ऑपरेट कर सकते हैं। रोबोटिक सर्जरी है और वो सब अवेलेबल है पाकिस्तान में। इसके अलावा कीमोथेरेपी जो स्टेज जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे चेंज होती है इसकी ट्रीटमेंट। तो कीमोथेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, वो सारी पाकिस्तान में। डॉक्टर साहब कहा जाता है कि ये तो काबिल इलाज नहीं है, तो क्या इसमें सच्चाई है? जी, कैंसर काबिल इलाज होता है। ये डिपेंड करता है आप कितनी देर से प्रेजेंट करते हैं। जितनी देर से आए, जितनी स्टेज ज़्यादा हो, उतना सर्वाइवल पेशेंट का कम होता है। मगर जितना जल्दी आप आ जाएं, जितना जल्दी एक क्वालिफाइड डॉक्टर को आप देख लें, उतना जल्दी इलाज मुमकिन है। बट अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये ना कि पता ही नहीं चल सकता। अलामात इसकी अगर हम जिक्र कर लें तो कौन कौन से अलामात के साथ अगर कोई मरीज़ प्रेजेंट कर रहा है तो उसको बड़ी आंत का कैंसर हो सकता है? बड़ी आंत जैसे मैंने कहा कि इसके 3-4 अलग अलग हिस्से हैं और हर हिस्से का कैंसर अलग तरह की अलामत से प्रेजेंट करता है। जो राइट साइड का है जिसे हम असेंडिंग कोलन भी कहते हैं, वो खून की कमी, कमज़ोरी और थका रहने से प्रेजेंट करता है। क्योंकि वो जब ब्लीड करता है राइट साइड वाला तो वो सारी आंत से गुज़र के जब नीचे पखाने तक पहुंचता है तो मरीज़ को नज़र नहीं आता। लेकिन जो लेफ़्ट साइड के कैंसर्स हैं, जो रेक्टम के कैंसर हैं, वो पेनलेस ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं, वेट लॉस के साथ प्रेजेंट करते हैं, अनइंटेंशनल वेट लॉस जिन लोगों का हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा थके रहते हैं या खून की कमी होती है। तो ये मेन अलामतें हैं जिनसे कोई पेशेंट डॉक्टर जिसे सीख करना चाहिए ताकि वो देख सके कि उसको क्या किसी स्पेसिफिक एज में जाके ही होता है कि अच्छा 40s के बाद या 50s के बाद, बच्चों में, बड़ों में, नौजवानों में क्या इक्वली इसकी टेंडेंसी है? ये 45 के बाद यूजुअली होता है। जब हम स्क्रीनिंग की बात करते हैं तो हम 45 प्लस से 70 तक स्क्रीनिंग करते हैं, बिकॉज जो एज एक फैक्टर है, रिस्क फैक्टर, के जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता है उसमें भी कैंसर होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं।
तो 45 से ऑनवर्ड ज़्यादा है, मगर यंग में भी होता है और यंग में बहुत कॉमन है अब, और उन यंग लोगों में ज़्यादातर होता है जिनकी फैमिली में रन करता है। सिगरेट नोशी या फिर अल्कोहल का इस्तेमाल का, क्या वो लोग ज़्यादा रिस्क पे होते हैं? क्या उनको इन इलामात पे ज़्यादा गौर करना है? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। सिगरेट नोशी और अल्कोहल बहुत सारे कैंसर्स की वजह बनती है। छाती का कैंसर, मैदे का कैंसर, लबलबे का कैंसर और बड़ी आंत का कैंसर दोनों कॉज करते हैं, और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ भी कॉज कर सकती है। मर्दों में ख़वातीन में क्या शरह इसकी बराबर होती है? नहीं, मर्दों में इसकी शरह थोड़ी ज़्यादा है और ख़वातीन में निस्बतन कम है। हमने अब बचाव के पेश नज़र क्या करना है इस पर रोशनी डाल दें, क्योंकि प्रिवेंशन की हम हमेशा बात करते हैं, तो प्रिवेंशन के पेश नज़र करना क्या है? मेरा ख्याल है जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स अगर हम लॉन्च करें हर लोगों में, तो ये बहुत तेज़ी से हम अर्ली स्टेज 1 पे जब हम इन्हें रिकॉग्नाइज़ कर लें तो उसका सर्वाइवल रेट 90 to 95% है। सो प्रिवेंशन, तो जो मॉडिफाइडेबल रिस्क फैक्टर हैं उनको अवॉइड करना पहली बात है, क्योंकि अनमॉडिफाइडेबल रिस्क जेनेटिक्स को हम चेंज नहीं कर सकते, पॉलिप्स को हम चेंज नहीं कर सकते, मगर लाइफस्टाइल, अपनी डाइटरी हैबिट्स, स्मोकिंग, अल्कोहल, इनको हम अवॉइड कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात कि हम स्क्रीनिंग प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हैं, जिससे स्क्रीनिंग करके हम जल्दी डिटेक्ट करके मरीज़ को फ़ायदा दे सकते हैं। सही। अगर हम इलाज के मराहिल की बात करें तो इनिशियल स्टेज पर अगर किसी का डायग्नोस हो जाता है तो क्या प्रॉपर रिकवरी के चांसेस होते हैं? क्या आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ पे आ जाते हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ पे आ जाते हैं। जो बिल्कुल बड़े पेशाब वाली जगह के करीब रेक्टम के कैंसर होते हैं, लोअर रेक्टम के, अब उनके लिए भी ट्रीटमेंट आ गई है, रेडियोथेरेपी है, कीमोथेरेपी है, जिसकी वजह से परमानेंट स्टोमास नहीं बनते। मगर अगर जल्दी आ जाएंगे तब ये पॉसिबल है। अगर देर से आते हैं तो बाज़-औक़ात बड़े पेशाब वाली जगह को डाइवर्ट करके पेट पे जगह बनानी पड़ती है, मगर वो जब आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपका सर्वाइवल हमेशा बेहतर होता है। सर्जरी क्योंकि आपकी डोमेन है, तो सर्जरी किन लोगों की रिकमेंड की जाती है जिनकी बिल्कुल अर्ली स्टेज होती है? सर्जरी स्टेज 3 तक सर्जरी होती है। सिर्फ देखें, मैंने बात की थी कि हम सर्जरी करते हैं, हम कीमोथेरेपी देते हैं, हम इम्यूनोथेरेपी देते हैं, ये मुख्तलिफ स्टेजेस हैं ट्रीटमेंट की। अब ये डिपेंड करता है पेशेंट कब आया। अगर वो स्टेज 1 में आ गया तो पहले सर्जरी है, स्टेज 2 और 3 में पहले कीमोथेरेपी है, बाद में सर्जरी है। अनफॉर्चुनेटली स्टेज 4 पे हम सर्जरी सिर्फ तब करते हैं जब पेशेंट को किसी चीज़ की तकलीफ़ है, क्योंकि वो फिर क्योरेबल नहीं रहता। ठीक हो गया। अगर हम खुसूसी तौर पर जिन्ना अस्पताल की बात करें तो यहाँ पर वो तमाम स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी मौजूद है जिससे मरीजों का इलाज किया बिल्कुल जाता है? बिल्कुल। लेप्रोस्कोपिक टावर है हमारे पास, पूरा थिएटर है लेप्रोस्कोप जहाँ पे हम करते हैं, और इंशाल्लाह हम आगे जाके अपने यूनिट को कोलोरेक्टल यूनिट भी रिकॉग्नाइज़ कराएंगे जो हमारे प्लान में है। और हर तरह की, और बल्कि ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट भी हमारे साथ है, मल्टीडिसिप्लिनरी टीम मीटिंग्स होती हैं। सो बिल्कुल जिन्ना हॉस्पिटल एक अच्छा अदारा है जहाँ पे हम इसका इलाज अच्छी तरह से। कैंसर की शरह चाहे वो किसी टाइप का भी है बढ़ती चली जा रही है, कितना ज़रूरी है कि कुछ इसकी ऑल्टरनेट कोई वैक्सीन वगैरह की तरफ भी जाया जाए? क्या उस पर भी काम हो रहा है? जी, पाकिस्तान से बाहर बहुत सारी कैंसर वैक्सीनेशंस पे काम हो रहा है, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो अभी नया इनिशिएटिव शुरू किया जिसमें यंग बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन की है। देखिए, जब हम स्क्रीनिंग करते हैं तो प्राइमरी प्रिवेंशन है, यानी कैंसर हो ही ना, तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV की जो वैक्सीनेशन लोगों के बहुत तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं, उस पर भी बहुत सारी अफवाहें सुनने को आ रही हैं। आई डोंट नो, अब हमने तो स्पेशली एक शो अपना डिज़ाइन किया था बताने के लिए कि बेसिकली है क्या, ये किस तरह से आपको सेफ रखेगा, बट वो जो आप अफवाहें देखते हैं सोशल मीडिया पर वो ऐसे गर्दिश कर रही हैं कि फिर लोग परेशान हो जाते हैं कि हमने अपनी बच्चियों को ये नहीं लगवाया। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे मेरे अपने पेशेंट्स मैसेज करते हैं कि हम कराएं कि ना करें, ये प्राइमरी प्रिवेंशन है और ये डेफिनेटली प्रिवेंट करेगी सर्वाइकल कैंसर से बच्चियों को। इस तरह हमें और इनिशिएटिव भी चाहिए, कोलन कैंसर के स्क्रीनिंग प्रोग्राम चाहिए, ब्रेस्ट कैंसर के स्क्रीनिंग प्रोग्राम चाहिए। सो प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन इज़ ऑलवेज बेटर देन इग्नोरिंग द डिजीज। ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें जी। अच्छा जी, मैं ख़ास तौर पर अगर बात करूँ जिन्ना हॉस्पिटल की, तो यहाँ पर कैंसर पेशेंट का डेटा, खुदा न खास्ता अगर आपके पास कोई स्टार्ट में आ गया डॉक्टर, तो क्या जिस तरह से पेशेंट मुसलसल आपके पास आ रहे हैं तो उसका डेटा का इकट्ठा किया जाता है, उसकी स्टेज 1 से लेके उसकी सर्जरी तक के मराहिल, तमाम चीज़ों को क्या प्रॉपर तरीके से मॉनिटर किया जाता है? जी बिल्कुल, हम अपने यूनिट में सारा डाटा अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं
और जो पेशेंट होता है उसको एक प्रिंट फॉर्म में हम सारा डिटेल देते हैं, ताकि वो अगर किसी और शहर में जाए तो उसके पास उसकी सारी हिस्ट्री मौजूद हो और डाटा हमारा कंप्यूटराइज मौजूद है। चलिए जी, तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैसेज क्या देना चाहेंगे आप देखने वालों को? जो सबसे बड़ी बात है वो क्वैकरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्वालिफाइड डॉक्टर के पास नहीं जाते। बहुत सारे पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं आफ्टर वो बवासीर समझते रहते हैं और वो कैंसर होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सीक अ क्वालिफाइड डॉक्टर। सो जो क्वालिफाइड डॉक्टर होगा वो आपको एक सर्टेन टेस्ट से गुजार के एक सही डायग्नोसिस देगा, बजाय इसके कि आप उन लोगों के पास जाएं जो क्वालिफाइड नहीं है। और ऐसे में जहाँ पे हम कहते हैं ना कि अच्छा ठीक है, बहुत सारे लोगों को ट्रस्ट होता है कि आप होम्योपैथिक या हकीम की दवाई, बट उससे पहले प्रॉपर आप टेस्ट करा लें, आपका मसला तो पता चल जाए कि आपको एक्चुअली क्या मसला है। जैसे डॉक्टर साहिबा कह रही हैं कि एक्चुअली हम समटाइम ये होता है कि उसको बवासीर के साथ जो है वो समझ रहे होते हैं कि अच्छा जी ब्लड अगर मुसलसल पकाने के साथ आ रहा है तो ये बवासीर हो सकती है। प्रॉपर जब तक तशखीस ना हो जाए आप प्रॉपर किसी अच्छे डॉक्टर के पास जो कि ख़ास तौर पर इसी मसले को देखता हो उसका इंतखाब करें, ताकि आपका मसला जल्द पकड़ा जाए और जल्द इस पे इलाज के जो सिलसिला है वो शुरू किया जा सके। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। डिस्कस करने का मकसद भी यही है कि खुदा ना खास्ता अगर इन इलामात के साथ कोई प्रेजेंट करे तो उसको फौरी तौर पर मुस्तनद डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बाकी प्रिवेंशन के पेश नज़र आपको क्या करना है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम खास तौर पर गुफ्तगू करने वाले हैं, क्योंकि बच्चे दोबारा से स्कूल जाना शुरू हुए छुट्टियों के बाद, तो सबसे मुश्किल टास्क होता है अर्ली मॉर्निंग बच्चों को नाश्ता कराना। और नाश्ता कितना ज़रूरी है इस पे हम बहुत सारे प्रोग्राम कर चुके हैं, आज भी गुफ्तगू करेंगे। बट नाश्ता होना क्या चाहिए ये बहुत मैटर करता है। सम टाइम हम कह रहे होते हैं अच्छा जी जल्दी जल्दी जो नाश्ता बन जाए वो करा दें। सम टाइम हम कुछ ऐसी चीज़ें ले आते हैं जिनको जल्दी से आप बस कुक कर लें और वो फौरी तौर पर तैयार हो जाएं। बट बच्चों का नाश्ता बहुत अहम है, इस पे हमने फोकस ज़रूर करना है। बच्चों की डाइट मुकम्मल तौर पर क्या होनी चाहिए जिससे क़ुव्वत मुदाफ़त उनकी अच्छी रहे और बच्चों की ग्रोथ अच्छी हो। नाश्ते से आगाज़ करेंगे, फिर पूरे दिन की रूटीन डिस्कस करेंगे। माहिर ग़िज़ायत ईशल साकिब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम ईशल। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है सुबह सुबह बच्चों को नाश्ता कराना, क्योंकि बच्चों को कुछ पसंद नहीं आ रहा होता। जैसे ही थोड़ा सा बच्चों को नींद से उठ के रिलैक्स होते बड़ा टाइम लगता है, उसके बाद एकदम से खाना नहीं बच्चों से खाया जाता, ये बड़ा टास्क होता है। ऐसे में फिर उनकी चॉइस के मुताबिक अगर कुछ ना हो तो वो बिल्कुल कुछ नहीं खाते। हमें बच्चों को नाश्ते में देना क्या है? अच्छा, नाश्ते में से जनरली अगर बात की जाए तो बैलेंस्ड मील देना चाहिए, जिसमें हर फूड ग्रुप आपको देना चाहिए, जिसमें कि ब्रेड भी होनी चाहिए, मतलब होल व्हीट ब्रेड हो सकती है या रोटी हो सकती है या पराठा भी हो सकता है, या अगर बच्चे का प्रेफरेंस ये नहीं है तो आप उसकी जगह होल व्हीट सीरियल भी ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को एक मिसकॉन्सेप्शन होती है कि सारे सीरियल्स बुरे ही हैं, जो होल व्हीट सीरियल्स हैं वो आप दे सकते हैं। इसी तरह म्यूज़ली वगैरह जो हैं जिसमें नट्स और सीड का प्री मिक्स होता है वो आप दे सकते हैं, या होममेड आप बना ले, तो मतलब ये सब चीज़ें आप नाश्ते में दे सकते हैं। उसके अलावा इसमें आप फ्रूट्स का भी पोर्शन ऐड करेंगे, आप प्रोटीन का भी अच्छा पोर्शन ऐड करेंगे, यानी कि जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आपने स्मूदी बनाई है, जो बच्चा नहीं कुछ खा पी रहा, जैसे अभी आपने मेंशन किया कि बच्चे बहुत पिकी होते हैं, ये अर्ली मॉर्निंग एट टाइम्स इतना हंगर पैंग्स नहीं होते या इतनी ज़्यादा फील नहीं होता, और बच्चे ज़्यादा खा लें तो नॉशियस फील करते हैं, वॉमिटिंग आती है, तो उनमें रिकमेंड किया जाता है कि स्मूदीज़ दी जाएँ। स्मूदीज़ में आप बहुत सारी डिफरेंट तरह की होती है, लेकिन स्पेसिफिकली बच्चों को रिकमेंड की जाती है कि डेयरी बेस्ड स्मूदीज़ दी जाए, जिसमें या फिर ग्रीक योगर्ट डले या फिर दही नॉर्मल जो घर पे जमता है वो डले, उसके साथ अंदर आप फ्रूट्स डाल सकते हैं, उसके साथ आप रेजिन्स भी डाल सकते हैं, खजूरों से स्वीट कर सकते हैं, हनी डाल सकते हैं, तो वो आपकी चॉइस है कि आप किस तरह उन्हें देना चाहते हैं, एंड व्हाट योर चाइल्ड प्रेफर्स टू ईट। कुछ बच्चे ज़्यादा स्वीट नहीं पसंद करते, उसको आप चॉकलेट पाउडर भी डाल के दे सकते हैं, अगेन शुगर फ्री भी हो सकता है, विद शुगर भी हो सकता है। तो ये ऑप्शंस आपने डिफरेंट बच्चों को इनकॉर्पोरेट करने हैं, लेकिन हर फूड ग्रुप देना है। अंडा भी देना है। प्रोटीन में ये होता है कि जनरली सुबह सुबह हम चिकन मटन या बीफ नहीं दे सकते, और जनरली बच्चा उस तरह से उसको वो कर भी नहीं सकता डाइजेस्ट, बिकॉज स्कूल जाना होता है, दे आर इन अ रश, दे हैव टू रश टू द स्कूल, और फिर स्कूल जाके ज़्यादा लंच टाइम पे उन्हें ज़्यादा भूख लगती है, तो प्रेफर किया जाता है कि सुबह बहुत लीन फॉर्म ऑफ प्रोटीन दी जाए, जिसमें अंडे हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगेन अगर कोई नहीं अंडे खा रहा तो उसमें और भी प्रोटीन में हो सकती हैं, जिस तरह फलाफिल्स हो सकते हैं,
या दाल की बनी हुई कोई भी चीज़, उसमें प्रोटीन का पोर्शन अच्छा है, चाहे दाल के कटलेट्स हैं या दाल का बना हुआ कोई सीरियल है वो भी दे सकते हैं। तो इस तरह के ऑप्शंस इनकॉर्पोरेट करने चाहिए बच्चों की डाइट में सुबह के टाइम। ठीक हो गया है। नॉर्मली होता है कि बच्चे थोड़ा सा कुछ खाते हैं, पेट में दर्द शुरू हो जाता है, खास तौर पे अर्ली मॉर्निंग के बच्चों के साथ इशू रहता है। यही चीजें जब हम नाश्ता बच्चों को छुट्टियां थी घर में दे रहे होते हैं तब प्रॉब्लम नहीं होता, बट अर्ली मॉर्निंग बच्चा जब कुछ खाने लगता है उसकी रीजन क्या होती है और फिर उन बच्चों के लिए क्या करना है? अच्छा, ये एक साइकिल होता है बेसिकली। अगर आप देखें हम लोग भी हैं, हमारे एक स्पेसिफिक, अगर हम 10 बजे नाश्ता करते हैं तो हमारा एक ह्यूमन क्लॉक है, हमें 10 बजे ही भूख लगेगी, चाहे हमने थोड़ी देर पहले या बहुत लेट नाइट खाना खाया, हमें फिर भी 10 बजे भूख लगेगी क्योंकि हमारा एक ह्यूमन क्लॉक सेट हो गया। इस तरह कुछ लोगों ने क्लॉक सेट किया होता है कि 2 बजे उन्हें लंच ब्रेक चाहिए ही चाहिए। अगर 2 बजे वो नहीं खाते तो उनको हेडेक्स और वो सब स्टार्ट हो जाता है प्रॉब्लम्स। वेयरएज अगर उन्हें नाश्ता 12 बजे भी किया हो तो दे नीड लंच बाय 2। तो ये ह्यूमन क्लॉक है, बच्चों को यूज टू करना पड़ता है, तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप करें यूज टू। उसमें ये कि अगर ब्रेकफास्ट, अगर आप फॉर एग्जांपल जनरली बच्चे जब स्कूल रूटीन में आते हैं तो वो खा लेते हैं, लेकिन अगर जिस तरह आप वेकेशंस के बाद स्कूल ओपन हो रहे हैं उसमें बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा है अडेप्टेबिलिटी में, तो उसमें कि स्टार्ट ऑफ विद नट्स। आप सिर्फ सोक्ड नट्स दे दें फर्स्ट डे और लंच में उन्हें ब्रेकफास्ट पैक कर दें हैवी मील अच्छा, ताकि वो दोनों चीज़ें साइड बाय साइड खा लें। एक इनिशिएट आहिस्ता आहिस्ता करवाएं। अगर आप अभी कोशिश करेंगे कि जनरली बच्चा अगर नॉर्मली वेकेशन में 12 बजे उठ रहा था लेकिन अब ही इज़ वेकिंग अप अराउंड 7, तो अब इतना जल्दी वो शिफ्ट नहीं होता ना साइकिल को। तो उसमें ये कि आप आहिस्ता आहिस्ता इनिशिएट कराएं, या एक खजूर दे दें या फिर कुछ नट्स दे दें सोक्ड, और जो भी वो प्रेफर करता है, या फिर सीरियल जिस तरह मैंने बताया वो दे दें। अगर वो भी नहीं खाया जा रहा, नॉजियस फील कर रहा है बच्चा, तो आप एक मिल्क शेक का ग्लास दे के उसको इनिशिएट करवाएं। फिर आहिस्ता आहिस्ता, जैसे रास्ते में अगर आप ड्रॉप करने जा रहे हैं, अगर पहले मिल्क शेक लिया था तो अब आप बच्चों के हाथ में सोक्ड नट्स पकड़ा दें, वो खाते जाएंगे एज अ स्नैक। उसके अलावा जो है फिर जो लंच आप दे रहे हैं उसमें ब्रेकफास्ट का मील अच्छा एक पोर्शन पैक करके दें। इस तरह के इनिशिएट करवाएं, आहिस्ता आहिस्ता खुद ही हंगर पैंग स्टार्ट होंगे उस पर्टिकुलर टाइम पे, और फिर वो नाश्ता मांगेंगे और डाइजेस्ट भी करेंगे प्रॉपर्ली, पेट में दर्द भी नहीं होगी, नौजिया भी नहीं होगा, तो वो इजी हो जाता है। ठीक हो गया। बच्चों के पूरे दिन की डाइट अगर हम डिस्कस कर लें बढ़ती हुई एज के बच्चों की, क्योंकि हम कहते हैं बच्चों की कुव्वत मुदाफियत भी अच्छी रहे। आपको पता है ना आजकल हर बच्चे का गला खराब, फ्लू और ये वो, ये वायरल इन्फेक्शन से हमारा बच्चा महफूज रहे। फिर उसके बाद ग्रोथ भी बच्चों की अच्छी हो। तो बच्चों का जो 3 टाइम का खाना है जिसको हम कहते हैं जी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, क्या होना चाहिए? अच्छा, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में क्योंकि हर बच्चे के प्रेफरेंस डिफरेंट है, और अगर हम पाकिस्तान की भी बात करें तो हर सिटी के फूड्स डिफरेंट हैं। कराची में सी फूड बहुत रेडिली अवेलेबल है तो हम कहते हैं कि आप सी फूड लें। लाहौर में और तरह की प्रोटीन ज़्यादा है लेकिन सी फूड उस तरह फ्रेश नहीं होता, या एक पर्टिकुलर सीजन में आता है। तो हर किसी को बैलेंस्ड मील्स लेने जिसमें आपने 5 फूड ग्रुप्स का ख्याल रखना है जो कि बेसिक सारे लोग खाते हैं। एक है कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहले वो आपने लेना है, वो सबसे बड़ा आपका पोर्शन होना चाहिए, बच्चे के लिए भी बड़ों के लिए भी। तो उसमें एक रोटी, चावल, कीनोआ या फिर कोई भी इस तरह की ब्रेड जो कि स्पेशली ब्राउन ब्रेड होनी चाहिए, हेल्दी हैबिट्स डेवलप करनी चाहिए जिसमें शुगर का कंटेंट ना हो, वो वाली ब्रेड्स उनको रिकमेंड की जाती हैं। सेकंड चीज़ है प्रोटीन। अब बच्चों में रिकमेंड किया जाता है कि हर तरह की प्रोटीन उन्हें दें। बड़ों में तो ना होता है कि हम लीन प्रोटीन ज़्यादा रिकमेंड कर रहे होते हैं, हम कहते हैं सिर्फ चिकन और फिश पे ज़्यादा फोकस करें, बाकी प्रोटीन्स आप ट्वाइस अ वीक लें। लेकिन बच्चों में हम रिकमेंड करते हैं कि अगर उन्होंने दोपहर के टाइम लेट्स से कि लीन प्रोटीन ली है यानी चिकन लिए, तो शाम के टाइम आप उनको इनकॉर्पोरेट करें, मटन दे दें या कोई इस तरह की प्रोटीन दें जिसमें फ़ैट का कंटेंट भी हो। प्लस बच्चों में रिकमेंड किया जाता है कि उनको इस तरह की चीज़ें देनी जो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 में ज़्यादा इनरिच्ड हैं, क्योंकि उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही है, उनकी बोन्स की डेवलपमेंट हो रही है, तो उन्हें हर तरह के फूड ग्रुप से वो चीज़ें देनी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ओमेगा 3 ओमेगा 6 किन चीज़ों में ज़्यादा है, तो ये नट्स में ज़्यादा है, जिसमें बादाम भी हो सकते हैं, जिसमें काजू हो सकते हैं। अखरोट बहुत अच्छा है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, डेली बेसिस पे 1 वॉलनट अ डे इज़ रिकमेंडेड। उसके अलावा और भी नट्स हैं, मैकेडेमियन नट्स या फिर ब्राज़ीलियन नट्स, जो भी आपके रीजन में अवेलेबल है आप ले सकते हैं। या फिर जो कॉमन एग्जांपल्स हमारे पास है उसमें यही है, जो पीनट्स हो गए या फिर आमंड्स हो गए या कैशू नट्स हो गए, या आप लाजमी दे बच्चों को डेली बेसिस पे कम से कम इसके 2 पोर्शंस तो इनकॉर्पोरेट करिए। गुड फैट है, उनको वैसे भी फुल रखेंगे, एनर्जेटिक रखेंगे, प्लस ब्रेन की डेवलपमेंट अच्छी होगी। सेकेंड चीज़ ये कि डेयरी बच्चों में लाजमी इनकॉर्पोरेट करें। बहुत सारे बच्चों को पेरेंट्स ना वैसे ही नहीं देते कि डेयरी फैटनिंग होती है, वेयरएज डेयरी के भी प्रोपोर्शंस होते हैं। डेयरी में 3 प्रोपोर्शंस हैं। अगर आप दूध लेते हैं तो उसमें एक नॉर्मल मिल्क है जिसमें क्रीम भी है, फैट भी है, सब कुछ है, वो बड़ा हैवी होता है। अगर आप देख रहे हैं बच्चा थोड़ा ओबीज हो रहा है, मोटापे वाली साइड पे जा रहा है, तो आप बच्चों को लो फैट या फिर स्किम्ड मिल्क दें। तो उसको बनाने का तरीका बहुत सिंपल होता है
कि जो घर पे आपका फ्रेश मिल्क आया है उसको आप बॉईल करके ओवरनाइट रख दें, ऊपर से सारी क्रीम सारी रात जो लेयर एक बन जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी, उसको आप रिमूव कर दें, और जो रेजिड्यू है दैट इज़ नॉर्मल मिल्क जो लो फैट है और कैलोरीज इसमें सिर्फ 90 किलो कैल रह जाती हैं, और वो बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि जनरली बच्चों में आजकल ये हो रहा है ओबेसिटी ज़्यादा है, क्योंकि बैठ के गैजेट्स यूज़ करते हैं, आउटडोर प्ले एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं, तो इसकी वजह से फूड्स बड़े सोच समझ के इनकॉर्पोरेट करने पड़ते हैं। तो एक लो फैट ऑप्शंस पे आप स्विच करें। इसी तरह ही आपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़रूर देने बच्चों को, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा जो है विटामिन्स और मिनरल्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में होते हैं। बाकी अगर हमें कैलोरीज सरप्लस दे रहे हैं या न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा इसमें है फ्रूट वेजिटेबल्स में, तो उसमें हर तरह की चीज़ इनकॉर्पोरेट करें। अब एक ये भी क्वेश्चन होता है कि बच्चों के लिए एपेटाइजिंग नहीं होता इतना, वो देख के वेजिटेबल्स स्पेशली क्योंकि पेरेंट्स ने पहले दिया नहीं होता। वीनिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम पेरेंट्स ये करते हैं कि सबसे पहले फ्रूट्स इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, तो जब मीठा बच्चा खा लेते हैं तो वेजिटेबल्स का जो ब्लैंड फ्लेवर होता है, क्योंकि नमक तो इनको देते ही नहीं है बच्चों को, तो वो उनको एडजस्ट नहीं कर पाते, और इन लॉन्गर रन क्या होता है वो वेजिटेबल्स खाने की आदी नहीं होते। तो उसमें ये है कि क्योंकि बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं कलर्स से और बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं शेप्स से, तो डिफरेंट तरह के कटर्स अपने पास रखें लंच बॉक्सेस में ऐड करने के लिए उनके, सो दैट वो जैसे कैरेट है, अगर नॉर्मल कैरेट कटी होगी तो वो नहीं लेंगे, लेकिन अगर स्टार शेप कैरेट के स्लाइसेस होंगे तो बच्चे अट्रैक्ट होकर खाएंगे कि हमने इतने स्टार्स खा लिए। इसी तरह ही आप एप्पल जो है, अगर नहीं कोई फॉर एग्जांपल फ्रूट खाता, जनरली बच्चों को एप्पल नहीं पसंद होता, तो आप उसकी भी डिफरेंट शेप्स, अब आपने स्पाइरल एप्पल कटर्स हैं, उससे ज़रा स्पाइरल शेप नूडल शेप्ड एप्पल्स बन जाते हैं, तो इस तरह थोड़े फैसिनेटिंग करके डिफरेंट शेप्स के साथ आप दें। और वेजिटेबल्स भी जिस तरह हैं उसमें भी आप शेप्स एक तो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, सेकंड ये कि उनके कलर्स, जिसमें बीट रूट है, लेट्स से कि स्वीट पोटैटो है, शकरकंदी है, कोई बच्चा नहीं खा रहा, विच इज़ वेरी हेल्दी फॉर देम, दैट इज़ वेरी गुड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्लस थोड़ी सी स्वीट भी होती है, लेकिन बच्चे प्रेफर करते हैं खाली आलू या फ्राइज ऐसे। तो अगर आपने शिफ्ट करना है उन्हें हेल्दी ऑप्शन पे, क्योंकि आलू का हेल्दी ऑल्टरनेटिव है स्वीट पोटैटो, जो कि शकरकंदी है, और बच्चे जनरली नहीं खा रहे थे, तो उसमें हल्का सा बीट रूट का जूस आप ऐड करके उसको रेड कलर दे दें, उसको किसी भी फॉर्म में कटलेट की फॉर्म में मोल्ड करके आप बच्चों को दे दें, एयर फ्राई कर दें, स्टीम कर दें, तो वो ज़्यादा शौक से खाते हैं। और जो कलर होता है वो देख के हमें भी इतना एपेटाइजिंग लग रहा होता है, तो फॉर्म्स चेंज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। तो बच्चों को आपने बस ना फूड ग्रुप्स जो देने हैं उसमें अट्रैक्शन बच्चों के लिए और कलर लेकर आने, तो खुद ब खुद बच्चे जो हैं वो उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जी इशल हमारे साथ मौजूद है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। जी हमारे साथ वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, ईशल से हम बात करें। अच्छा जी, हमने रात का खाना बच्चों का डिस्कस करना है। रात का खाना क्या होना चाहिए जो कि अच्छे तरीके से बच्चे हजम भी कर लें, और यस हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं लेट नाइट ईटिंग हैबिट्स, उस पर भी हमें बता दीजिए। अच्छा, लेट नाइट ईटिंग हैबिट्स की जहाँ तक बात है तो कम्प्लीटली अवॉइड करनी है, बिकॉज बच्चों में बिल्कुल हमें लगता है बच्चे तो खैर है, नहीं बच्चों में, अच्छा बच्चों में आप देखेंगे अब जो बच्चे हैं वो ज़्यादा ओबीज हैं, बड़े फिर भी कॉन्शियस है, बच्चे बहुत ओबीज है क्योंकि उनकी ईटिंग हैबिट्स इतनी डिस्ट्रप्टेड है, स्पेशली उनकी फिजिकल एक्सर्शन नहीं है। पहले बच्चे वॉक करते थे, वॉक नहीं मतलब प्लेफुल एक्टिविटीज में अपने आप को एंगेज करते थे, स्कूल में भी वैसे भी कोई मतलब उनके शौक डिफरेंट थे, पहले वो फुटबॉल टीम में होते थे या बैडमिंटन या टेनिस, इस तरह की एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स में ज़्यादा इन्वॉल्व होते थे। हम बहुत सारे इस तरह के क्रिकेटर्स होते थे बच्चे जो कि अपनी स्ट्रीट्स में इवन प्ले करना लाइक करते थे, और बहुत ट्रेंड था बहुत ज़्यादा। अब आप देखेंगे कि बच्चे आपको नजर ही नहीं आएंगे, और जहाँ बच्चे आप देखेंगे तो गैजेट्स बहुत सारे होंगे, उनको सिर्फ ये पता होगा कि हमने उठ के चार्जर लगाना है, वो भी एट टाइम्स वो किसी और को कमांड देंगे कि कैन यू प्लीज़ प्लग इन द चार्जर, क्योंकि वो इतने बिजी होते हैं अपनी एक्टिविटीज़ में। और स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अब बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है कि आपने बच्चों को लेट नाइट स्नैकिंग्स नहीं देनी, और उनका स्लीप साइकिल बहुत बैलेंस रखना है। तो स्लीप साइकिल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू मतलब हेल्थ ऑब्वियसली। तो उसमें ये कि आपने स्लीप साइकिल उनको प्रॉपर स्लीप देनी है। अगर वो नैप्स लेते हैं तो ऑब्वियसली 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद अ नैप जो दोपहर में वो लेते हैं, तो ये उन्हें एनर्जेटिक और एक्टिव रखेगा। प्लस उनका स्लीप जो ईटिंग हैबिट्स है वो इस तरह करनी है कि 9 बजे के बाद या 8 बजे के बाद उन्हें कुछ भी खाने के लिए आप ऑफर नहीं करें। आहिस्ता आहिस्ता उन्हें आदत हो जाएगी, उन्हें पता होगा कि अपने 8 बजे लास्ट मील ले लिए है, तो बाय द टाइम इट्स 9:30 वो हमारा बेड टाइम होगा और वी हैव टू स्लीप, और उसमें फिर उन्हें भूख नहीं लगेगी। इसी तरह ही ऑप्शंस की बात की जाए तो हमने बच्चों को इस पर्टिकुलर टाइम पे बहुत ज़्यादा स्पाइसी या बहुत ज़्यादा ऑयली फूड नहीं देना। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम कहें तो हम कहते हैं बड़ों में चावल नहीं होने चाहिए, रात के टाइम की नहीं होने, बच्चों में हम ये तमाम चीज़ें दे सकते हैं? ऐसे बच्चों में चावल रोटी सब कुछ दे सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं चावल रोटी, दैट्स परमिसिबल। मतलब बहुत लेट एट नाइट नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट बहुत लेट नहीं खाते, लेकिन अराउंड 8 अगर आप 10 बजे सोने के आदी हैं
तो 8 बजे तक आप खा सकते हैं, 7:30 तक खा सकते हैं एज एन एडल्ट। बच्चों में ये कि 8 o'clock आप उनका लास्ट मील रखते हैं। दूसरी बात है कि उन्हें आपने हाई शुगर वाली चीज़ें नहीं देनी। तो जो एक स्ट्रिक्ट जो रिस्ट्रिक्शन होती है ना, जो एक हम मना करते हैं कि आपने बिल्कुल कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड फूड ग्रुप है दैट इज़ शुगर, आपने वो नहीं देनी। या फिर बहुत ज़्यादा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स भी नहीं देने बहुत लेट नाइट, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। जब भी बच्चे शुगर लेंगे, चॉकलेट लेंगे, स्वीट्स लेंगे, कोई जूस भी इवन पियेंगे रात को, डिफरेंट इस तरह की चीज़ें, चॉकलेट मिल्क जनरली माएँ दे रही होती हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड एट नाइट, क्योंकि वो उनका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब करेगा। अब जो बच्चा 10 बजे सो रहा था वो शायद 12 बजे सोए, बिकॉज वो इतना हाइपर एक्टिव हो जाएगा। शुगर फॉरन ग्लूकोज को स्पाइक देती है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, और वो फिर एनर्जी बूस्ट मिलता है बहुत ज़्यादा। तभी तो हम जब बहुत ज़्यादा लो ऑन एनर्जी फील कर रहे होते हैं, हम फॉरन स्वीट्स खाते हैं, कोई इस तरह की मीठी चीज़ ऑप्ट करते हैं। तो बच्चों को रात के टाइम नहीं देनी वो चीज़ें, क्योंकि वो उनके लिए ऑब्वियसली उनके ब्रेन के लिए भी अच्छा नहीं है, हाइपर एक्टिव हो जाएंगे, प्लस उनकी फिजिकल एक्सर्शन उस वक्त बहुत ज़्यादा पीक पे पहुंच जाएगी। तो सुबह वो बहुत टायर्ड उठेंगे, फिर वो नाश्ता नहीं करेंगे, एंड दैट्स अ कंप्लीट साइकिल। तो आपका नाश्ता डिफाइन करे कि आपने कितना हेल्दी रहना है थ्रू आउट द डे, स्पेशली बच्चों का। तो आपने इसीलिए लेट नाइट उनको स्लीप साइकिल बेटर देना है। इसी तरह ये जो ऑप्शंस हैं उसमें अगर बात की जाए तो बहुत लाइट और कंफर्टिंग मील्स, बहुत स्पाइसी नहीं होने चाहिए। जिस तरह नॉर्मल जिस तरह खिचड़ी होती है, एक बड़ा अच्छा एक सूदिंग ऑप्शन है, जिसमें चावल भी हैं, जिसमें दाल भी है जो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का अच्छा सोर्स है। बहुत सारे लोग अंदर मिल्क भी ऐड कर लेते हैं एट टाइम्स, बहुत सारे लोग उसके अंदर जो है वेजिटेबल्स भी ऐड कर लेते हैं। तो इस तरह का कोई कंफर्टिंग सा मील दें, या फिर जो नॉर्मल घर का खाना होता है, जिसमें राइस भी दे सकते हैं, रोटी भी दे सकते हैं, बहुत लाइट सा कोई सैंडविच। और इस टाइम पे आपने प्रेफर करना है कि बच्चों को डीप फ्राइड चिकन भी नहीं देना, बहुत ज़्यादा जिस तरह हम लोग ये खाते हैं क्रम वाला, ये जिसमें ऑयल सोक्ड होता है, जो मार्केट बॉट चिकन होते हैं वो नहीं देने। उसमें ये अपने लीन ऑप्शंस पे जाने, यानी अंडा दे सकते हैं। अंडा रात के टाइम इट्स कम्प्लीटली फाइन, अगर सुबह नहीं खाया तो रात को ले सकते हैं। अगर आपने उसके अलावा ऑप्शंस में फ़िश आ जाती है, जिसमें ग्रिल करें, आप उसे डीप फ्राई नहीं करें। उसके अलावा आ जाते हैं उसमें चिकन आ जाता है, वो लें। लेकिन बहुत ज़्यादा फैट कट्स वाली चीज़ें रात को नहीं देनी, जिसमें बीफ और मटन आता है, वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली रात को नहीं देनी। शाम तक आप ये वाली कंजम्पशन स्टॉप कर दें। प्लस दूध का 1 गिलास इज़ कंपल्सरी रात के टाइम। और अगर कोई बच्चा स्लीप इश्यूज फेस कर रहा है तो उसमें वो रेजन सोक कर ले, वार्म मिल्क के साथ रेजन यानी कि किशमिश के जो हैं वो 6 to 7 जो किशमिश है वो खा ले, बहुत स्वीट नहीं होती है, प्लस आप दूध में डालेंगे थोड़ी फूल जाती है, उसको बच्चा खा ले। ये बड़े भी कर सकते हैं, वो खा के और दूध पी लें, वार्म मिल्क जो होता है, उससे क्या होगा, स्लीप साइकिल बहुत बेटर होगा। प्लस उसके इतने एडिशनल बेनिफिट्स हैं, बालों से लेकर आपकी बॉडी तक एवरीथिंग वो हील करता है बहुत ज़्यादा, उसमें हीलिंग इफेक्ट हैं, आपकी गट हेल्थ को अच्छा करता है। जो स्टमक के जिनको इश्यूज़ हैं, या जो उनको रात के टाइम स्लीप इश्यूज़ बहुत ज़्यादा फेस करते हैं, नहीं नींद आती, क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत बुरा होता है, एट टाइम्स ये होता है कि हल्की सी आहट से उठने की चांसेस होते हैं, तो उन बच्चों को रिकमेंड किया जाता है कि वो रेजन वाला मिल्क जो है वो लें किशमिश डाल के, तो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। किशमिश में सिर्फ आप वो मेवा जो होता है वो डालने के, इसके अलावा बादाम वगैरह भी ऐड बादाम वगैरह तो सुबह के टाइम सारा पोर्शन वो कंज्यूम करें, रात के टाइम मोटे वेज के वो दूध भी ले और साथ में वो मील भी ले। अगर तो मील के साथ बच्चा अडेप्ट कर सकता है, बच्चा ले सकता है जो नट्स हैं, तो फिर दैट्स कम्प्लीटली फाइन। लेकिन अगर आप किशमिश खाली दे देंगे तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, बहुत अच्छा है। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? सॉरी, मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? देखने वालों को मैसेज यही है कि बच्चों के लिए स्पेशली अब ये टाइम इस तरह का, दिस इज़ हाई टाइम दैट वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट चिल्ड्रंस हेल्थ। बहुत सारे बच्चे इस तरह के जिनको हार्ट इश्यूज़ आ रहे हैं, बहुत अर्ली ऑनसेट, बहुत सारे बच्चों को कोलेस्ट्रॉल हाई होता है। जनरली क्या होता है कि फैमिली हिस्ट्री है, या फिर ओबेसिटी की वजह से फिजिकल एक्सर्शन बिल्कुल भी नहीं है। तो बच्चों को आई बिलीव गैजेट से हटा के उनको ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन वाली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, प्लस अभी से ही हैबिट बिल्ड करें कि हर फूड ग्रुप उनको इनकॉपरेट करें, सो दैट बड़े होकर लेटर ऑन एक तो उनकी बॉडी भी अडेप्ट कर जाए, और प्लस जो लेटर ऑन जो प्रॉब्लम्स होंगे जो अभी नहीं पता आगे जाके ऑनसेट होगा, जिसमें अगेन डायबिटीज़ हो सकती है, बहुत सारे लोगों को होती है, हार्ट प्रॉब्लम्स, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, या फिर ओबेसिटी है, ये सब प्रॉब्लम्स अभी से केटर करेंगे तो आगे नहीं होंगे। तो बच्चों की हेल्थ का भी उतना ही ख्याल रखना है जितना एक एडल्ट बीमारी की ऑनसेट के बाद रखता है। बिल्कुल जी, तो ये स्टार्ट से ही आप लोग बच्चों की रूटीन बनाना शुरू करेंगे तो बड़े होते तक वो हैबिट बच्चों की डेवलप हो जाती है। थैंक यू सो मच ईशा, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे जी, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। सो अभी बर्थडे लिस्ट की तरफ आना है जी। आज 15 तारीख है, 15 को जिनकी बर्थडे है उसकी तरफ हम चलेंगे, बट स्पेशल बर्थडे जी हमारे शो सिटी एट 10 की प्रोड्यूसर जो हैं जी आयशा अजमत, उनकी सालगिरह है जी। तो आयशा, आप हमारे शो के पीछे जो तमाम करता धरता जिसे कहते हैं वो हैं,
तो उनको अच्छे तरीके से बर्थडे ना विश की तो ऐसे ही फिर आगे जाके हमें ना भुगतना पड़े। अच्छा जी, हम आयशा को सालगिरह की मुबारकबाद देना चाहेंगे जी। वैसे तो मैं अक्सर आपको बताती रहती हूँ कि जी हमारा सिटी 42 का एक वो है जी रिवायत है कि हमारे तमाम एम्प्लॉयज़ को विश करती हैं, बट सिटी 10 ने आपसे वादा किया कि आपकी सालगिरह को स्पेशल बनाएंगे, तो सिटी 10 के अपने लोगों की सालगिरह कैसे स्पेशल नहीं हो सकती। तो बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाने के लिए हम जी आयशा को बहुत सारी मुबारकबाद देना चाहेंगे। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, बहुत सारी नेक तमन्नाएं, बहुत सारी नेक ख्वाहिशात, जीती रहें, सलामत रहें, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। अच्छा जी, बर्थडे लिस्ट की तरफ आ जाते हैं जी। महविश मुबशर की बर्थडे है, गिल हैं जी, उसके बाद वही कैसर हैं, वानिया, मोहम्मद बिन तशफीन, और इसके बाद जी अरबाज खान की सालगिरह है, खुशनूद की सालगिरह है, हसनैन सैयद ऑन अली जैदी, फरीहा आरिफ, आयान अली, और इसके बाद जी हाफिज़ हसनैन, और इसके बाद जी अशर की सालगिरह है, मोहम्मद उसामा इस्माइल, मोहम्मद इर्तज़ा। इतने सारे लोगों के आज सालगिरह जी। कामिल खान, गानिया खान और नोमान राजपूत, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। हैप्पी बर्थडे ऑल ऑफ यू।
आपकी बर्थडे को भी ऐसे स्पेशल बनाएंगे। कल अगर आपकी सालगिरह हमें पिक्चर्स भिजवाएं, प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं। अभी आपको बताएंगे आज के मौसम की सूरत हाल, टुडेज वेदर। हम समरा की तरफ चलेंगे, बाहर मौजूद है जी समरा, ओवर टू यू। जी ना, बिल्कुल शहर लाहौर के मौसम की बात कर लीजिए तो आज भी सुबह का आगाज सूरज की तेज किरणों से हुआ है और सूरज की तपिश के बाद सब्ज और घुटन महसूस की जा रही है। आज किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, लेकिन महसूस बिल्कुल भी नहीं हो रही और ऐसा लग रहा है कि हवाएं जो है वो थमी हुई हैं, ना ही दरख्तों के पत्ते लहलहा रहे हैं और शहरी भी जो है वो गर्मी से अपने ढाल और परेशान दिखाई दे रहे हैं। दोपहर के औकात में दर्जा हरारत में मजीद इजाफा देखने में नजर आएगा। इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन महसूस 35 डिग्री तक हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री और कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 78% तक है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि आज भी दिन भर मौसम गर्म रहेगा, हब्स और घुटन जो है वो महसूस की जा सकेगी और आज भी शहर लाहौर में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। आसमान पर जुज़वी तौर पर बादल भी मौजूद नहीं है, ना ही आज सूरज और बादलों के मबैन आंख मचोली देखने में नजर आएगी। अलबत्ता 16 से 19 सितंबर तक मानसून के 11वें स्पेल की पेशन गोई की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि मानसून का 11वां स्पेल पंजाब के बशतर अजला में बारिशें बरसाने का बाइस बनेगा। तो ऐसे में जो है वो शहरियों को एहतियात करने का कहा जा रहा है, क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि जिस तरह से मानसून बारिशों के बाइस जानी और माली नुकसान हुआ है, तो ऐसे में अब इंतजामिया को भी अलर्ट कर दिया गया है। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स भी हाई अलर्ट हैं और इसी के साथ साथ शहरियों से भी कहा जा रहा है कि बारिशों के दौरान जो है वो गैर जरूरी सफर से परहेज करें, आंधी आए और इसी के साथ चक्कर चले तो महफूज मकामात पर रहें, दरिया और नहरों के अतराफ सैर तफरी से गुरेज करें, बिजली की खंभों और तारों से भी दूर रखें और इंतजामिया के साथ जो है ताउन को मुकम्मल यकीनी बनाएं, उनकी हिदायत पर अमल दरामद करते रहें। थैंक यू सो मच जी, आपने मौसम की सूरत हाल से आगाह किया। जी नाज़रीन, हमारी और आपकी मुलाकात कल होनी है सेम टाइम पर। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए और जिनकी बर्थडे है वो भी अपने नाम अपने पिक्चर्स के साथ भिजवा के प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल मुलाकात होगी सेम टाइम पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।